नमस्कार, मैं शिरीन मैम आप सबका आपके चैनल राइजिंग स्टार ट्यूशंस में पुनः एकदा स्वागत करती हूँ। आज हम प्रस्तुत हुए हैं प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी बड़े घर की बेटी लेकर। ये कहानी जो है ये कहानी जिन्होंने लिखी है प्रेमचंद जी, जो हिंदी कथा जगत के सम्राट माने जाते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। इनका नाम धनपत राय था। अंग्रेजी शासन के कारण इन्हें नाम बदलकर पहले नवाब राय और बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा था। इस कहानी में पात्र इस प्रकार है। बेनी माधव सिंह जो ज़मींदार थे, उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था और छोटे का नाम था लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह जो थे, उनकी पत्नी का नाम आनंदी, जो एक उच्च कुल की लड़की थी, जिसके पिता का नाम था भूप सिंह। तो चलो बच्चों, बढ़ते हमारी कहानी की ओर। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है बच्चों। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह किसी बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। पितामह का मतलब होता है दादा। बेनी माधव सिंह जो गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। अब देखो बच्चों, इनके जो दादा जो थे वो उस समय के बड़े धन धान्य से संपन्न थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम उद्योग के बाद में BA की डिग्री प्राप्त की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का जो था लाल बिहारी सिंह, दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। विपरीत का मतलब होता है ऑपोजिट। इन नेत्रप्रिय गुणों को BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। कांतिहीन का मतलब होता है डल, यानी आभाहीन। अब देखो बच्चों, ये जो ठाकुर साहब के 2 बेटे हैं। एक का नाम श्रीकंठ सिंह और दूसरे का नाम लाल बिहारी। अब ये पैराग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो बड़ा बेटा है उसने BA की डिग्री प्राप्त की है और जो छोटा बेटा है वो दोहरे बदन का सजीला जवान था। कैसा था वो भरा हुआ मुखड़ा था, चौड़ी छाती थी और वो ताज़ा दूध सवेरे उठकर 2 सेर ताज़ा दूध वो पी जाता था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि इसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि श्रीकंठ जो है वो मिलजुल कर जो रहते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहने वालों में चाचा चाची, ये जो बड़ा परिवार होता है उसमें वो उस परिवार को बहुत मानते थे। ये तो उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, ये चीज़ को वो सही नहीं समझती थी। उनको क्या लगता था
कि रोज़ रोज़ की जो निर्वाह जो झगड़ा है, जो घृणा है ना, जो एक दूसरे की जो निंदा हम लोग कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि अपनी खिचड़ी यानी हम लोग अलग ही संसार बसा ले। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी सियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, आननेरी मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कैसे कहाँ करे। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। देखो बच्चों, अब ये जो आनंदी है, ये आनंदी एक तालुकेदार, उसका जो उसके जो पिताजी एक तालुकेदार थे, उस घर से वो आई थी। वो बड़े घर की बेटी थी। तो जब वो शादी कर जब वो विवाह कर इसके घर में आती है, श्रीकंठ के घर पर आती है, तो यहाँ का जो रंग ढंग है वो उसने बहुत ही अलग उसको नज़र आया। उसने देखा कि यहाँ पर जो बचपन से उसे हर चीज़ की टिमटाम का मतलब होता है कि सजना संवरना, उसे जो आदत थी, तो वो यहाँ पर वो नाम मात्र को भी उसको देखने नहीं मिलती। हाथी घोड़े भी नहीं थे, कोई उसने जो रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, लेकिन यहाँ पर बाग भी नहीं था। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए हुए आया और भावज से बोला, भावज यानी उसकी भाभी से उसने क्या बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। अब देखो यहाँ पर जो आनंदी है, ये भाभी और देवर के बीच में ये सब बातें चल रही है। देवर को भूख लगी थी, उन्होंने उसे 2 चिड़िया लाकर दी पकाने के लिए। उसने जो घर में घी था वो सारा उसमें डाल दिया और दाल में घी न पड़ा, इसके लिए उसने उसको पूछा तो उसने आनंदी ने जवाब दिया कि घर में तो कुछ पाव भरी घी था और वो सारा जो घी है उसने सारा घी उस मांस में डाल दिया। अब जब पेट में जब भूख लगती है तो उस वक्त में क्षुधा का मतलब होता है भूख लगना, है ना। तो भूख लग गई तो उसे वो बावला कोई भी मनुष्य होता है जिसे भूख लगती है तो वो ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाता है। तिनक का मतलब होता है कि वो उसे गुस्सा आ जाता है ना। तो गुस्से में उसने क्या बोला कि मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। उसने ऐसे अपने भावज को बोल दिया। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उसके मैके में निंदा नहीं सह सकती, मैके की निंदा सह नहीं सकती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा बिन
तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। अब देखो, जब जो स्त्री जो होती है ये गालियाँ भी सहन कर लेती है ना, और मार भी सहन कर लेती, लेकिन उनकी जो मैके की किसी ने निंदा की तो वो सह नहीं सकती। फिर लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसको मज़ा चखा देते। अब अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से न रह गया। खड़ाऊ उठकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फुली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सर बच गया पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलाते हुए पत्तों की भांति कांपते हुए अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। देखो, उसे तो गुस्सा बहुत आ गया था, जिस तरह से लाल बिहारी ने उसके खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंक दी थी, और वो ऐसे उसने इस तरह से फेंक दी थी कि उसका सर बच गया, लेकिन उसके उंगली में काफ़ी चोट आई थी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ का बाट देखती रही। बाट यानी उसका वो रास्ता देखती रही कि कब उसके पति आएंगे। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अब देखो बच्चों, श्रीकंठ सिंह जो शनिवार को घर आया करते थे, बृहस्पतिवार का मतलब होता है वेनसडे। ये जो घटना थी वेनसडे को हुई थी, और 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, लेकिन उस वक्त उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। फिर सैटरडे के दिन यानी शनिचर के दिन, शनिवार को वो आ गए, तो आने के बाद में वो जो है अपने संध्या के समय में बाहर बैठकर इधर उधर की बातें की। फिर कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे की चर्चा करने लगे, और ये जो वार्तालाप है 10 बजे तक रात तक होती रही। ये वार्तालाप होने के बाद में जो लाल बिहारी है उसने अपने भैया से क्या कहा कि ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा, ये मुँह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी महादेव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। अब देखो, ये जो पिता है, ये पिता ने अपने बहू के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो अपने बेटे की ओर से साक्षी दे दी कि हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? अब इनके समझ में आ नहीं रहा था कि एग्जैक्टली घर में हुआ क्या था। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूँ ही आप उलझ पड़ी। मैके के कुछ सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीखंड खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी से पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीखंड बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा था? उपद्रव का मतलब है उधम मचाना। आनंदी को त्योरी चढ़ गई, यानी आनंदी को क्रोध आ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी धक उठी। बोली, जिसने तुम्हें यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूँ? ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूँ अकड़ता। अब देखो, अब ये जो है इसने भाई की तो बातें सुन ली थी कि क्या हुआ, लेकिन अपनी पत्नी के पास जाकर उसे सही हकीकत उसको मालूम पड़ी। तो वो क्या कहती है, शऊर का मतलब होता है हैसियत,
कि वो कहती है कि इसकी चपरासी करने की भी हैसियत नहीं है जो मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं न अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हंडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करती है। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। अब देखो बच्चों, श्रीकंठ को जो उसकी जो पत्नी आनंदी, उसने सारी बात बता दी कि उस दिन क्या क्या हुआ है ना। जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो वो गुस्से के मारे उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने क्या कहा, रात भर वो सो न सके। फिर प्रातःकाल सुबह अपने पिताजी के पास आए और उन्होंने कहा कि इस घर में मेरा निर्वाह न होगा, यानी मैं इस घर में अब रह नहीं पाऊंगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें ही स्वयं ही वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। देखो, वो हमेशा क्या करते थे कि गांव में अगर कोई इस तरह से ये कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी तो वो वहाँ पर जाकर उनकी सुलह करते थे। और आज दुर्भाग्यवश ये जो सारी बातें हैं उन्हीं के घर में हो रही थी और वो खुद ही घर छोड़ना चाहते थे। बेनी माधव सिंह घबरा कर उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपना प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक हुई हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह न खोलूँ। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपका आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुव्रत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और सुन न सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। अब देखो, ये सारी बातें जो है ये बाप और बेटे में चल रही थी कि किस तरह से उसके पत्नी के साथ में जो दुर्व्यवहार उसके बेटे ने उसके भाई ने किया था। तो ये सारी बातें जब उसके सामने आई तो वो बाप और बेटे के बीच में ये सारा संवाद हो रहा था। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। अब देखो, ये जो बाप है ये जो है वो बहू की गलतियां बता रहे थे, जबकि गलती लाल बिहारी की भी थी। तो वो बस अपने बेटे को यानी श्रीकंठ को शांत करना चाहते थे। इस बीच में गांव के कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने से वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ की सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अब देखो, गांव में कोई बात होती है ना
तो कोई किसी के झगड़े में, कोई किसी के इसमें उनको बहुत खुशी मिलती है। तो दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं आकुलने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने तो कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। देखो आप, बेनी माधव सिंह जो है, इनके घर में जो पास पड़ोसी के जो लोग हैं, कोई रसीद दिखाने आ रहा था, कोई हुक्का पीने आ रहा था, वो दिखाने के बहाने आकर बैठ गए थे कि इनके घर का जो तमाशा है, जो घर में उनकी जो वाद विवाद हो रहा है, उसका मज़ा ले सके। तो इन्होंने क्या सोचा कि पुराने आदमी ये थे, उन्होंने निश्चय किया कि मैं ये लोगों को ताली बजाना यानी उनको खुश होने का उनको अवसर यानी मौका न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। अब देखो, ये जो है इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट है, ये अपने पिताजी की जो बात को जो है ये समझ न सका। तो इन्होंने जिस तरह से अपनी बात पलटी थी ये उसकी समझ में न आई थी। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्ख की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हो गई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसका इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। यह तो वह घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यार है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का वह लिहाज न करता जितना अपने बड़े भाई का करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उससे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने भी बनवा दी थी। पिछले साल जब उन्होंने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में जाकर उसे गले लगा दिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। अब देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं, जब श्रीकंठ अपने पिताजी से कह रहा था कि या तो उसे घर में रखिए या मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभालूंगा, ये सारी बातें जो है लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े हुए बड़े भाई की बातें सुन रहा था। अब श्रीकंठ का जो वो इतना आदर करता था कि जितना अपने पिताजी का भी न करता था, और श्रीकंठ का भी उसके ऊपर हार्दिक स्नेह था। स्नेह यानी क्या, वो प्रेम, हार्दिक प्रेम था। और वो अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। घुड़का का मतलब होता है डांटा भी न था। और जब भी वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना तो कोई एक भेंट वस्तु ज़रूर लाते थे। और ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि का मतलब होता है खेद होना। जिस तरह से उसने अपने भाई की ये जो बातें हैं, जो उसे दिल तोड़ने वाली बात जिस तरह से उसने सुनी, तो उसे बहुत ही खेद हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वो पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़क रही थी कि भैया, देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया।
वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते थे, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का कहना था कि अब मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी से सहा न गया। वो रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर अब कपड़े पहने आंखें पोंछी, जिससे कोई ये न समझे कि वो रो रहा था। उसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चित किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन ही मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयालु थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अब देखो, ये जो आनंदी है, ये लाल बिहारी की जो इसने शिकायत की थी, लेकिन वो मन ही मन पछता रही थी। उसे तनिक मतलब ज़रा भी उसको ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि दोनों भाइयों में इस कदर जुदाई आ जाएगी कि वो एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते होंगे। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़ा ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। अब वो क्रोध में थी, है ना। अब वो देख रही थी कि उसका जो देवर है उससे अगर क्षमा मांगे तो वो उसे माफ़ कर देगी। तो अब वो जाते वक्त उसके जो भरा हुआ स्वर था, उस स्वर के कारण उसने रोते रोते हुए वो कह रहा था, उसकी जो आवाज़ है उस आवाज़ में भारीपन आ रहा था कि भाभी मुझे क्षमा करना। वह रोने लगी। मन का मेल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ भी आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। अब देखो, घर में जो ये कलह बच रहा था, तो ये आनंदी को अच्छा नहीं लग रहा था कि दोनों भाइयों में जुदाई हो रही थी, है ना। यानी घर जो है वो घर फूट रहा था। मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा न हो कि वह चल दे। अब देखो, उनका जो भाई है वो क्या कह रहा है कि मैं नहीं बुलाऊंगा उसे। ग्लानि का मतलब होता है कि खेद, कि वो कह रही है कि उन्हें बहुत ही खेद हो गया है। ऐसा न हो कि वो वहाँ से चल दिए। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहा लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो, कहाँ जा रहे हो? अब देखो, ये जो भाई है श्रीकंठ सिंह, वो तो उठे नहीं, लेकिन अब इनकी जो भाभी है, लाल बिहारी की भाभी आनंदी है, इसने क्या किया, शीघ्रता से ही दरवाजे की ओर वो बढ़ी और वो आनंदी जो है वो बाहर आई तो और उसने जो उसका हाथ पकड़ लिया और इसने ये कहता है कि मुझे जाने दो। तो वो कह रही कि कहाँ जा रहे हो, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। पग यानी क्या? एक पैर भी आगे न डालना, एक पाँव भी आगे न डालना, यानी एक कदम भी न चलना। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहने योग्य नहीं हूँ। और ये जो भाभी है ये कहती है कि तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें मेरी कसम, एक पैर भी आगे न बढ़ाना। जब तक मुझे ये मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। अब देखो, उस भाई में जो उनकी जान अटकी थी और भाई उसका मुंह नहीं देखना चाहते थे, इस कदर दोनों भाई में प्रेम था। और जब तक भैया मुझे माफ़ न कर दे, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा,
अब कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। तो देखो ये दोनों भाई जो है एक दूसरे के गले लग गए और जो छोटा भाई लाल बिहारी है वो क्या कह रहा है कि आप मुझे जो दंड देना चाहे दे दीजिए, लेकिन ये कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। तो श्रीकंठ जो थे उन्होंने भी कांपते हुए स्वर में कहा कि ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर, यानी ऐसा जो अवसर है ये फिर से न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। पुलकित हो जाना इसका अर्थ है प्रसन्न हो जाना, और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। अब देखो एक जो स्त्री होती है घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, लेकिन आनंदी ने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद इसने अपने जो गलती थी उसने भी मान ली और उसने दोनों भाइयों में सुलह कर दी। और जो भी उस गांव में जिसने भी ये वृत्तांत सुना तो उन्होंने आनंदी की उदारता को सराहा, है ना, उसी बात को सराहा। और बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, ऐसे वो कहने लगे। कहानी के माध्यम से देखो बच्चों ये स्पष्ट प्रेमचंद जी ने ये स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह एवं सामंजस्य को बनाए रखने में घर की वधुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने सद्विवेक से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती है तथा परिवार को टूटने से बचा लेती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।